आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहां पर मैंने इस तरह से लिया है, मतलब कि इस तरह से तथ्यात्मक टाइप से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको ही मैंने यहां पर शामिल किया हुआ है। तो पहला फैक्ट बोल रहा है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। काफी बार यह पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई और किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। काफी बार पूछा गया है। बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े। कौन कौन से 4 युद्ध थे? पहला तो था भाई पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था। और इस युद्ध में पहली बार भारत में तोप खाने का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखेंगे, पहली बार तोप खाने का प्रयोग हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में। और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का तीसरा शासक था। और इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक सिद्ध होता है, क्योंकि जो बाबर के साथ जो युद्ध हुआ था ना, पानीपत की पहली लड़ाई, उसमें इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाता है। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है और भारत में एक नए युग अर्थात मुगल साम्राज्य अथवा मुगल काल की शुरुआत होती है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर संस्थापक था। तो हम लोग देख रहे थे कि बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े। पहला हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। यह लड़ा गया था 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य। देखो जो राणा सांगा था ना, यह बहुत शक्तिशाली राजा था और बाबर को भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए खानवा में राणा सांगा से लड़ना पड़ा। इसके बाद तीसरा युद्ध है चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 में बाबर और राजपूत सरदार मेदनी राय के विरुद्ध हुआ था। यह भी काफी शक्तिशाली राजपूत सरदार था। इसमें भी जो है बाबर की जीत हुई। घाघरा का युद्ध, जो कि चौथा युद्ध था, 1529 में हुआ था। बाबर और अफगानों के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा गया था। इन चारों युद्धों में बाबर की विजय हुई थी। तो इनका क्रम अक्सर पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और खानवा का युद्ध 1529। ध्यान रखना, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। तो बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में तोप खाने का प्रयोग किया, साथ ही साथ उसने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। बाबर के 2 प्रसिद्ध तोपची उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफा थे। काफी बार पूछा गया है। वो अपने साथ तोप खाना लेके आया था ना, तो जो तोप चलाने वाले जो तोपची थे वो ये दोनों थे, उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफा। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि हमको इसको जल्दी कवर करना है। बाबर ने कोहिनूर का हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमजीत से छीना था, जो शहजादा हुमायूं को प्राप्त हुआ। तो उस समय जो ग्वालियर का राजा था, कौन था भाई? विक्रमजीत। और इस विषय में बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में लिखा भी है। ध्यान रखेंगे इसको। तो जो कोहिनूर का हीरा, जो कि कहाँ से निकला था? जो वारंगल क्षेत्र में, वहाँ पर जो सोने हीरे की खदानें हैं ना, वहाँ से निकला था ना, वारंगल से। और ये जो कोहिनूर का हीरा है, ये प्रताप रुद्रदेव जो वारंगल का शासक था, उसने मलिक काफूर को दिया था। और मलिक काफूर ने किसको दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को। तो वही वाला कोहिनूर हीरा है जो कि आगे चल करके शाहजहां के मयूर सिंहासन में सजाया गया था। और इस समय ये कहाँ पर है? इंग्लैंड में। तो ये जो कोहिनूर हीरा है, बाबर को किससे मिला था? राजा विक्रमजीत से, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत से। और ये जो हीरा है हुमायूं को दे दिया गया था बाबर द्वारा। बाबर का बेटा था ना हुमायूं। भारत पर आक्रमण करने के समय बाबर काबुल का शासक था। बहुत बार पूछा गया है कि बाबर कहाँ का शासक था? तो काबुल का शासक था। और बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार किया था। काबुल जो कि वर्तमान समय में अफगानिस्तान के अंतर्गत आता है। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी की रचना की। काफी बार पूछा गया है, भाषा भी पूछा जाता है, तुजुक-ए बाबरी। बाबर की आत्मकथा का फारसी भाषा में अनुवाद
अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया। ये जो है ना अब्दुल रहीम खान खाना, ये अकबर का समकालीन था और अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के संरक्षक बैरम खां का बेटा था। बैरम खां जिसकी डेथ हो जाती है 1560 में, उसके बाद उसका जो बेटा होता है ना अब्दुल रहीम खान खाना, इसको अकबर गोद ले लेता है और बैरम खां की पत्नी से खुद विवाह कर लेता है अकबर। आगे बताऊंगा मैं। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की आत्मकथा का फारसी भाषा में अनुवाद किया। देखो जितने भी तथ्य मैंने यहाँ पर शामिल किया है सभी कभी ना कभी परीक्षाओं में पूछा गया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में भारत के 7, ये 7 माफी चाहूंगा थ हो गया है, तो जो बाबर था उसने जो अपनी आत्मकथा लिखी ना उसमें उसने भारत के 7 शासकों का उल्लेख किया है। बंगाल के शासक का उल्लेख किया है, दिल्ली के शासक का, मालवा के शासक का, गुजरात के शासक का, बहमनी के शासक का, मेवाड़ और विजयनगर। इनमें से जो मेवाड़ और विजयनगर है ये दोनों जो हैं हिंदू राज्य थे, मतलब यहाँ पर हिंदू शासक शासन कर रहे थे, और बाकी 5 में मुस्लिम शासक शासन कर रहे थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो बाबर था उसने भारत में सबसे शक्तिशाली शासक विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय को बताया। इस समय कृष्णदेव राय विजयनगर का शासक था, ध्यान रखेंगे। विजयनगर कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है किसने? बाबर ने। आगे बढ़ते हैं। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में उसके अस्थियों को काबुल ले जाया गया। तो इसको जो है आनन फानन में कहां दफना दिया गया? आगरा के आराम बाग में। बाद में इसकी इच्छा थी, मतलब मरने से पहले इसने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, और वहां पर इसने जगह भी निश्चित कर रखी थी। लेकिन उस समय परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि बाबर के डेड बॉडी को काबुल ले जाया जा सके, तो आगरा में ही दफना दिया गया। बाद में फिर इसको वहां से निकाल करके काबुल ले जाया गया। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। देखो मुगल बादशाहों का क्रम भी पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी। तो सबसे पहले बाबर, उसके बाद उसका बेटा हुमायूं। हुमायूं ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया। ये मिस्टेक से यहाँ पर आ गया है, माफी चाहूँगा, ये यहाँ नहीं होना था। तो हुमायूं ने अपने पिता के आज्ञा अनुसार, इसके पिता ने, बाबर ने, जब बाबर बीमार था तो उसने अपने बेटे हुमायूं को बोला कि मेरी डेथ हो जाएगी तो तुम मेरा उत्तराधिकारी बनोगे, लेकिन तुम जो है अपने साम्राज्य का विभाजन कर देना अपने भाइयों के बीच। तो ये विभाजन हुआ था। हुमायूं का सबसे बड़ा शत्रु अफगान सरदार शेर शाह सूरी था। हुमायूं, इसका सबसे बड़ा शत्रु कौन था? शेर शाह सूरी। 1539 में शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539। हुमायूं हार गया और हुमायूं ने अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है चौसा का युद्ध। इसके बाद 1540 में शेर शाह सूरी ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित कर दिया, जिसके बाद हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा। तो देखो 1539 में चौसा का युद्ध, इसमें हुमायूं हारा लेकिन पूरी तरह से नहीं हारा। उसके बाद जो अगले वर्ष 1540 में बिलग्राम, ये गांव का नाम है जो कि कन्नौज क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो दोनों नाम आपको याद रखना है, बिलग्राम और कन्नौज, दोनों ही नाम से इस युद्ध को जाना जाता है। तो यहाँ पर जो हुमायूं है वो निर्णायक रूप से हार जाता है, शेर शाह सूरी जीत जाता है, और हुमायूं की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो भारत में शेर शाह सूरी के सामने टिक ही नहीं पाता है, उसको अपना बोरिया बिस्तर समेट करके भारत से भागना पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद हुमायूं जो है भारत छोड़ करके चला गया था और किस युद्ध के बाद शेर शाह सूरी ने सत्ता स्थापित की। इसके बाद जो शेर शाह सूरी है वो फिर अपना सत्ता स्थापित कर लेता है, सूर वंश शुरू करता है 1540 से 1555 तक, और हुमायूं को 1540 से 1555 तक निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। इस बीच वो जो है यहाँ वहाँ मारा मारा फिर रहा था, और किसी तरह से वो जो है अफगानिस्तान वाले क्षेत्र जो काबुल वगैरह है, काबुल कंधार, वहाँ पर अधिकार करने में सफल हो जाता है और वहीं पर रहकर शासन करता है। हुमायूं के निर्वासन काल में ही 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में। इस समय जो हुमायूं है वो निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। इस बीच 15 वर्षों तक पुनः भारत में अफगान शासन करते रहे। जो शेर शाह सूरी है वो अफगान था, तो शेर शाह सूरी और उसके वंशज ये लोग जो है 15 वर्ष तक शासन करते हैं। शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 तक शासन किया, और उसके बाद 1545
1545 से 1555 तक शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों ने शासन किया। 1555 हुमायूं ने अपनी सत्ता पुनः प्राप्त कर ली। 1555 में जब भारत में अफगानों की स्थिति थोड़ी सी दयनीय हो जाती है तो इस चीज़ का फायदा उठाकर हुमायूं जो है आक्रमण कर देता है और अपनी खोई हुई सत्ता पुनः प्राप्त कर लेता है। हुमायूं ने अपनी सत्ता पुनः प्राप्त करने के लिए 2 युद्ध लड़े, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। ये बारा नहीं है, वारा है। क्या है ये? वारा, वन का वह होगा। मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। पहले मच्छीवाड़ा का युद्ध, उसके बाद सरहिंद का युद्ध। दोनों ही युद्ध 1555 में लड़े गए थे और दोनों ही युद्धों में हुमायूं को विजय प्राप्त हुई थी। लेकिन जो हुमायूं है अपने विजय का मतलब कि सत्ता भोग, मतलब उसने अपनी सत्ता पुनः प्राप्त कर ली, लेकिन इस सत्ता के उपभोग के लिए वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाता है। 1556 में हुमायूं अपने महल की दीन पनाह भवन नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे उतरते समय गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसको पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था तो बड़ा सा लाइब्रेरी बना रखा था और उस लाइब्रेरी के छत के ऊपर बैठ करके ये अपने अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहा था और इसके नमाज पढ़ने का समय हुआ। तब वो जो है सीढ़ियों से नीचे उतर कर नमाज पढ़ने जाने वाला था, लेकिन इसका पैर फिसल जाता है जिससे इसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा काफ़ी बार पूछा गया है कि किस बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिर करके हुई थी। ध्यान रखना इस चीज़ को। लगभग 14 वर्ष की आयु में अकबर को मुगल बादशाह बनाया गया। तो देखो, अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और 1556 में उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो इस समय अकबर जो है लगभग 14 वर्ष का था, 13.5 वर्ष कुछ उसकी आयु हुई थी। तो इसी समय जो है अकबर को मुगल बादशाह बना दिया जाता है। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां, जिसको कि हुमायूं ने उसके संरक्षक के रूप में नियुक्त किया था 1555 में। जब हुमायूं ने पुनः अपनी सत्ता प्राप्त की तब अकबर के संरक्षक के रूप में बैरम खां को नियुक्त किया जाता है। इससे पहले अकबर का संरक्षक कौन था? मुनीम खां। मुनीम खां को हटाया जाता है, उसको जो है अकबर के दूसरे भाई जिसका नाम था मिर्जा हाकिम, उसका संरक्षक नियुक्त किया जाता है और अकबर के संरक्षक के रूप में बैरम खां को नियुक्त किया जाता है। कब? 1555 में। और बैरम खां के संरक्षण में ही अकबर का राज्याभिषेक होता है। उसके बाद देखिएगा 1551 में मात्र 9 वर्ष की आयु में अकबर को गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1551 में, उस समय अकबर बहुत छोटा था, 9 वर्ष का था, तो उसको जो है गजनी का सूबेदार बना दिया गया ताकि उसको जो है राजनीतिक अनुभव प्राप्त हो सके। पिता की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के कलानौर में था। काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि जब हुमायूं सीढ़ियों से गिर करके मृत्यु हो गई तो अकबर कहाँ था? तो वो कहाँ था? पंजाब के कलानौर में। ये गुरुदासपुर के अंतर्गत आता है, गुरुदासपुर। तो गुरुदासपुर भी याद रखेंगे, पंजाब का कलानौर। हुमायूं ने अकबर का संरक्षक बैरम खां को नियुक्त किया था। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया। देखिए क्या होता है कि जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है तो कलानौर में ही बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक करवाया। वहां पर ये लोग शिविर वगैरह बना करके रह रहे थे, तो वहां पर ईंटों का एक चबूतरा तैयार किया जाता है और वहीं पर अकबर को बादशाह घोषित किया जाता है। लेकिन इधर दिल्ली में क्या होता है, क्योंकि भाई दिल्ली उस समय इनका केंद्र था, आगरा दिल्ली, तो इस तरफ जो है अफगान फिर से सक्रिय हो जाते हैं अपनी खोई हुई सत्ता पुनः प्राप्त करने के लिए। और अफगानों का नेतृत्व किया था हेमू ने। हेमू जिसका पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, मतलब उसने हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, चूंकि यह युद्ध पानीपत के उसी मैदान में लड़ा गया था जहां पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। तो इसी कारण इसको जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई या पानीपत का द्वितीय युद्ध या द्वितीय पानीपत युद्ध ऐसे कहा जाता है। तो इस युद्ध में जो हेमू है वो पराजित होता है, उसकी आंख में एक तीर लग जाता है, बाद में उसको मार दिया जाता है। तो इस तरह से पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो अकबर है उसकी विजय होती है। यहाँ पर बैरम खां ने नेतृत्व किया था। अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में 1556 से 1560 तक शासन किया। देखो जो अकबर था भाई 14 वर्ष का बच्चा था, वो क्या कर सकता था? कुछ नहीं कर सकता था। तो जो भी काम है वो बैरम खां के हिसाब से ही वह चलता था। अब अकबर जो है धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। तो 1560 में बैरम
खां का पतन हो जाता है। 1560 में बैरम खां का पतन हो गया। बैरम खां मक्का मदीना जाते समय एक अफगान ने बैरम खां की हत्या कर दी। बैरम खां के खिलाफ ना षड्यंत्र रचा जाता है, काफी सारे लोग, अच्छा व्यक्ति था अकबर के लिए, लेकिन दूसरे लोग इससे जलते थे, षड्यंत्र रचते हैं और अकबर जो है बैरम खां को मक्का मदीना भेज देता है। लेकिन रास्ते में एक अफगान युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। कहा जाता है कि इस अफगान युवक के पिता की हत्या बैरम खां ने, जो मच्छीवाड़ा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध हुआ था, उस समय कर दी थी। तो उसी का बदला लेने के लिए बैरम खां की हत्या की अफगान युवक ने। 1560 से 1562 तक अकबर पेटीकोट शासन के अंतर्गत शासन किया। देखो पेटीकोट शासन क्या है, तो पेटीकोट शासन के अंतर्गत ना अकबर 1560 से 1562 तक महिलाओं के नियंत्रण में था। इसमें अकबर की धाई माँ महाम अनगा शामिल थी, अकबर की माता हमीदा बानो बेगम थी, इसके अलावा और भी महिलाएं थी, मुनीम खां वगैरह भी थे जो अकबर का पुराना संरक्षक था ना। तो ये सब जो है अकबर को 2 साल नियंत्रित करते हैं। अकबर जो है 1562 में पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर देता है, मतलब कि पेटीकोट शासन से भी वो मुक्त हो जाता है। जो महामनगा है उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि महामनगा का जो बेटा होता है आधम खां, उसको अकबर जो है मरवा देता है, क्योंकि आधम खां बड़ा बेकार आदमी था, उसको जो है परेशान होकर के अकबर उसकी हत्या करवा देता है, छत से उसको नीचे फेंकवा देता है। और इससे जो है इस गम को सहन न कर पाने के कारण धाई माँ महामनगा की भी मृत्यु हो जाती है। अब जो है 1562 से अकबर जो है स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू करता है। अकबर ने 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया, काफी बार पूछा गया है। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। क्या था उस समय कि जो हिंदू लोग हैं वो अपने तीर्थ स्थलों पर यात्रा किया करते थे, जैसे आज भी जाते हैं ना, जैसे कि अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, चार धाम यात्रा, जगन्नाथपुरी यात्रा, अलग अलग काफ़ी सारे स्थान हैं। तो इन स्थानों पर यात्रा करने के लिए, दर्शन करने के लिए हिंदुओं को टैक्स देना पड़ता था। तो अकबर को ये बड़ा बेकार लगा कि भाई लोग जो हैं अपना धार्मिक कार्य करने जा रहे हैं और उनको कर देना पड़ रहा है। तो इस कर को समाप्त किया गया 1563 में। इसके बाद 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। अगर गैर मुसलमान किसी मुस्लिम शासक के राज्य में रह रहे हैं तो उनको जो है ये कर देना होता था। 1569 में अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ, जिसका नाम सलीम रखा गया था, क्योंकि जहांगीर का जन्म जो है ना एक सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, उनके आशीर्वाद से हुआ था, इसीलिए इस बच्चे का नाम क्या रखा गया, सलीम, जो आगे चल करके जहांगीर के नाम से बादशाह बनेगा, मतलब अकबर का उत्तराधिकारी। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी का नाम रखा। देखो ये जो फतेहपुर सीकरी है ना, ये सीकरी गांव में स्थापित किया गया था। इसके आगे जो फतेहपुर नाम जोड़ा गया, ये गुजरात विजय के बाद जोड़ा गया फतेहपुर, नहीं तो इसका नाम केवल सीकरी था। उसके बाद देखिएगा 1576 में अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजित किया, लेकिन यहाँ पर अकबर स्वयं युद्ध क्षेत्र में नहीं गया था। उसने जो आमेर का राजा था, राजा मान सिंह, उसको जो है भेजा था यहाँ पर। तो आमेर के राजा मान सिंह और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के मध्य भीषण युद्ध होता है 1576 में, और इसको किस नाम से जाना जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से। 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की। देखो जितने भी तथ्य यहाँ मैंने रखे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, हर एक चीज परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 1575 में इबादत खाना की स्थापना। क्या था भाई इबादत खाना, यहाँ पर अकबर जो है धर्म गुरुओं को आमंत्रित करता था और धार्मिक चर्चा किया करता था। शुरू में ये जब 1575 में शुरू हुआ था तो केवल मुस्लिम धर्म गुरु ही यहां पर आ सकते थे, लेकिन 1578 के बाद इबादत खाना सभी धर्म के लोगों के लिए खोल दिया गया। मतलब कि 1578 में इबादत खाना में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई। 1575 से 1578 के बीच केवल मुस्लिम धर्म गुरु, लेकिन 1578 के बाद यहां हिंदू भी आने लगे, जैन भी आने लगे, बौद्ध भी आने लगे, सिख भी आने लगे, क्रिश्चियन भी आने लगे। 1579 में मजहर की घोषणा की गई। इसके बाद देखिएगा अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को मिला करके इस धर्म को शुरू किया था। इसको जो है अकबर का सुलह कुल की नीति भी बोला जाता है। इसके बाद अकबर ने
1583 में दीन ए इलाही संवत की शुरुआत की। ये जो दीन ए इलाही संवत है ये अकबर के राज्याभिषेक वर्ष से आरंभ होता था, मतलब कि 1556 से। अकबर ने 1564 में गोंडवाना को विजय किया। उस समय वहां की शासिका महारानी दुर्गावती थी। तो इसने गोंडवाना को कब जीता था भाई? 1564 में। काफी बार पूछा गया है। और वहां की जो रानी थी ना शासिका महारानी दुर्गावती, उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था। अकबर ने 1567-68 में मेवाड़ पर आक्रमण किया। इस समय मेवाड़ में राणा उदय सिंह शासन कर रहे थे और इस समय अकबर ने खुद सेना का नेतृत्व किया था। देखो मैंने बताया कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसमें अकबर ने अपनी सेना का नेतृत्व नहीं किया था, उसने राजा मानसिंह को भेजा। लेकिन जो 1567-68 में जो मेवाड़ पर मुगलों का आक्रमण हुआ, इसमें अकबर स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व करता है। इसके अलावा रणथंभौर, ये भी राजस्थान में है, राजपूत शासक यहाँ शासन कर रहे थे। रणथंभौर, इसको भी अकबर ने जीता और यहाँ पर भी अकबर ने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया। इसके बाद अगला देखिएगा, 1591 में खानदेश के शासक अली खान अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। दरअसल होता यह है कि अकबर जब संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लेता है उसके बाद वो जो है 1591 में दक्षिण के राज्यों के पास संदेश भिजवाता है कि हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जो खानदेश था इसका जो राज्य है ये मुगल साम्राज्य को स्पर्श करता था, मतलब कि खानदेश की सीमा और मुगल साम्राज्य की सीमा एक दूसरे की सीमाओं को स्पर्श करती थी। इस कारण से यहाँ का जो शासक था वो मुगलों के आक्रमण से भयभीत हो गया कि भाई मेरे ऊपर आक्रमण कर देंगे, तो इसने जो है स्वेच्छा से मुगल अधीनता स्वीकार कर ली, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ध्यान रखना पूछा गया है। अकबर का अंतिम विजय अभियान असीरगढ़ के विरुद्ध था। ये जो असीरगढ़ है ना ये खानदेश के अंतर्गत एक स्थान है और यहाँ का जो किला है उसको दुर्भेद्य माना गया है। क्या होता है कि जो अली खान है इसकी डेथ हो जाती है कुछ समय के बाद, तो इसका जो बेटा होता है वो मुगलों की अधीनता मानने से इनकार कर देता है। तो अकबर जो है उसके ऊपर आक्रमण कर देता है और वो जो है असीरगढ़ के किले में खुद को सुरक्षित कर लेता है। तो 1601 में अकबर ने असीरगढ़ के विरुद्ध अभियान चलाया था जिसमें उसको पूर्ण सफलता प्राप्त हुई थी। अकबर के शासनकाल के अंतिम समय में उसके पुत्र सलीम ने विद्रोह किया था, वही सलीम जिसका जन्म 1579 में हुआ था। सलीम ने अकबर के सलाहकार अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। अकबर का एक प्रमुख सलाहकार था अबुल फजल, जिसने अकबर के ऊपर एक पुस्तक लिखा था आईने अकबरी। तो ये जो है अकबर का सलाहकार भी था, मित्र भी था, काफ़ी करीबी था। तो जो सलीम है जब वो विद्रोह करता है तो इसने जो है अबुल फजल की हत्या करवा दी थी बुंदेला सरदार के माध्यम से। अकबर ने आमेर की राजकुमारी हरकाबाई से विवाह किया था। आमेर जो कि राजस्थान का एक राजपूत राज्य था, यहाँ के राजा हुआ करते थे भगवान दास नहीं, भारमल की बेटी थी राजकुमारी हरकाबाई, जिससे अकबर ने विवाह किया। और भारमल का बेटा था भगवान दास, राजा भगवान दास, और राजा भगवान दास के बेटे थे राजा मानसिंह, वही हल्दी घाटी के युद्ध वाले। अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह किया और बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना को अपना धर्मपुत्र घोषित किया। वही अब्दुल रहीम खाने खाना जिसने बाबर के आत्मकथा तुजुके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया। अकबर का पहला विवाह हुमायूं के भाई हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से 1551 में हुआ था। देखो क्या है कि ये जो हिंदाल है ना ये गजनी पर अधिकार करके बैठा हुआ था। तो जो हुमायूं है वो गजनी पर आक्रमण कर देता है और हिंदाल को हटा करके, मतलब हिंदाल जो है उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है और वो गजनी पर अधिकार कर लेता है हुमायूं। और इसी समय 1551 में मात्र 9 वर्ष की आयु में अकबर को गजनी का सूबेदार नियुक्त किया जाता है और साथ ही साथ अकबर का विवाह हिंदाल की बेटी रुकैया बेगम से किया जाता है। तो ये अकबर का पहला विवाह था। इसके बाद सलीमा बेगम, हरकाबाई, ध्यान रखना। अकबर ने भू राजस्व के लिए दहसाला पद्धति लागू किया। काफी इंपॉर्टेंट है दहसाला पद्धति, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था। इसको जो है ना अकबर का जो दीवान था, कौन थे भाई अकबर के दीवान, तो
राजा टोडरमल, उसने इस का पूरा प्लान बनाया था। अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। नवरत्न, अकबर जो है विद्वान साहित्यकार, उनका काफ़ी सम्मान करता था, उनको अपने दरबार में संरक्षण देता था। इन्हीं में से 9 प्रसिद्ध नवरत्न कहलाते थे। अकबर ने बीरबल को राजा की उपाधि दे रखी थी। बीरबल जो कि हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता है, अकबर का सबसे अच्छा मित्र था, सलाहकार था, तो इसको जो है अकबर ने राजा की उपाधि दी थी। अकबर का जो नवरत्न है ना, अकबर के यहाँ जो नवरत्न थे उनमें बीरबल भी था, अबुल फजल भी था, अबुल फजल का भाई फैजी जो कि फारसी कवि था वो भी था, टोडरमल वो भी थे, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, ये सब जो है अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। टोडरमल जो कि अकबर के समय दीवान था, वह पहले शेर शाह सूरी के दरबार में भी था। जो टोडरमल है ना, जिन्होंने 10 साला पद्धति लागू की, तो ये जो टोडरमल है पहले शेर शाह सूरी के दरबार में काम किया करते थे, बाद में फिर अकबर के दरबार में काम करने लगे। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया। अकबर की जो सैन्य व्यवस्था थी वो कैसी थी? मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। अकबर का शासनकाल साहित्य के क्षेत्र का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर का शासनकाल साहित्य का स्वर्ण युग, जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग, उसके बाद शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। अकबर के समकालीन और दरबारी मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अकबर का आलोचनात्मक विवरण किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस इतिहासकार ने, किस समकालीन इतिहासकार ने अकबर का आलोचनात्मक विवरण किया है, तो वो है बदायूनी, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। ये अकबर के दरबार में था, अकबर के साथ उठता बैठता भी था और साथ ही साथ अकबर की आलोचना किया करता था। मतलब कि जो सच है उसको ये लिखा करता था। बाकी जो दूसरे इतिहासकार थे जैसे कि अबुल फजल पर भी इतिहासकार आरोप लगाते हैं कि उसने काफ़ी सारी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके लिखा है। मतलब जो इतिहासकार है वो ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की। तो इस आईने अकबरी में वैसे तो काफ़ी कुछ सटीक बातें लिखी गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी लगती है जो थोड़ी सी अकबर के प्रशंसा में लिखी गई है, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। देखो जो अकबर था ना, ये निरक्षर था, पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन ये जो है ज्ञान पिपासु था। ये अपने आसपास ज्ञानी लोगों को रखा करता था, ज्ञानियों से घिरा हुआ होता था। जो भी बातें इसको जाननी होती थी वो लोगों से पूछा करता था, जो मतलब जिनको पढ़ना लिखना आता था उनके माध्यम से इसने ज्ञान प्राप्त किया। ये निरक्षर था, पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन इसने जो है अनुवाद विभाग की स्थापना की और जो भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं संस्कृत में लिखे गए, इसके अलावा तुर्की अरबी भाषा में लिखे गए ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया, क्योंकि मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। मुगलों की राजकाज की भाषा क्या थी? फारसी। अकबर ने ईसाइयों को लाहौर और आगरा में गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। इस समय जो पुर्तगाली हैं वो भारत आ चुके थे और धर्म प्रचार भी वो लोग कर रहे थे, तो अकबर ने लाहौर और आगरा में गिरजाघर मतलब चर्च बनाने की अनुमति दी। अकबर ने ना थोड़े समय अपनी राजधानी लाहौर को भी बना रखी थी। अकबर की पहली राजधानी आगरा थी, बाद में फतेहपुर सीकरी हुई, फिर लाहौर हुई और फिर वापस आगरा में अकबर ने अपनी राजधानी लाई। तो ध्यान रखना इस चीज़ को भी। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। जहांगीर के शासनकाल में उसके बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दी। देखो अकबर की मृत्यु होती है 1605 में, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? सलीम। वो जो है जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह बनता है और जहांगीर शासन करना शुरू ही किया था कि एक ही साल बाद 1505 में वह बादशाह बना था। 1605 में जहांगीर बादशाह बना था और 1606 में जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने अपने ही पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और वो जो है भाग करके पंजाब चला जाता है। पंजाब में उस समय सिख गुरु अर्जुन देव थे। तो जो सिख गुरु अर्जुन देव हैं वो खुसरो को आशीर्वाद दे देते हैं कि बेटा तुम जो है राजा बनोगे। तो इससे जो है जहांगीर बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है और सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। जो जहांगीर है उसने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी, क्योंकि अर्जुन देव ने क्या किया था? खुसरो को आशीर्वाद दिया था कि तुम राजा बनोगे। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है। जहांगीर को न्याय प्रशासन कहा जाता है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर न्यायप्रिय होना था। जो जहांगीर है ना, इसको न्यायप्रिय कहा जाता है। ये न्यायप्रिय बादशाह था। उसने न्याय की जंजीर लगवाई थी, एक सोने की जंजीर इसने अपने महल के बाहर लगवाई थी और ये मुनादी करवा दी कि किसी को भी न्याय चाहिए तो आप जो है इस सोने की जंजीर को खींचिए, घंटी होता था उसको बजाइए
तो आपको न्याय मिलेगा। तो ये न्यायप्रिय बादशाह पूछा जाता है। ये भी जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। जहांगीर ना खुद भी एक अच्छा चित्रकार था। वो जो है चित्रकारों का पारखी भी था, मतलब कि कोई चित्र किसने बनाया है वो सारा कुछ वो पहचान लेता था। मतलब कि चित्रकला की बारीकियों को जहांगीर समझता था। जहांगीर के समय मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। देखो मेवाड़ जहाँ के शासक थे राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, राणा अमर सिंह, तो इनका जो है मुगलों के साथ लंबा संघर्ष चला, क्योंकि मेवाड़ के जो राणा थे उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन जहांगीर के समय मेवाड़ चूंकि भाई इतना खून खराबा हो रहा था, बेकार में लोग मारे जा रहे थे, तो जो राणा अमर सिंह है इस खून खराबे को रोकने के लिए मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। जहांगीर के शासनकाल में शहजादा खुर्रम ने अहमदनगर पर सफलता प्राप्त की। ये दक्षिण का राज्य था। जहांगीर ने 1611 में नूरजहां से विवाह किया था। कब? 1611 में नूरजहां से विवाह किया था। मैंने ना पीछे किसी वीडियो में शायद इसको 1612 लिख दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जहांगीर जो है नूरजहां को नवरोज के दिन देखता है। नवरोज त्यौहार जिसको बलबन ने भारत में बनाना शुरू किया था, और जो नवरोज त्यौहार है इसको मुगलों ने भी मनाना जारी रखा। नवरोज जो कि पारसी लोगों का न्यू ईयर होता है, तो नवरोज के दिन जो है नूरजहां से को देखा और उसको फिर विवाह के लिए प्रस्ताव दिया। तो 1611 में जहांगीर और नूरजहां का विवाह हुआ। नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया, जिसे जुंटा गुट भी कहा जाता है। नूरजहां गुट में नूरजहां के पिता एतमादुद्दौला, माता अस्मत बेगम, भाई हासफ खां और शहजादा खुर्रम शामिल थे। ये जो नूरजहां गुट था ना, ये जहांगीर को कंट्रोल करता था, जहांगीर को अपने हिसाब से चलाता था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी। इससे पहले बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी ना। देखो जो मुगल बादशाह है ना, उनमें से केवल 2 बादशाहों ने अपनी आत्मकथा लिखी। एक तो बाबर ने तुजुक ए बाबरी, और दूसरा जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी। ध्यान रखना इस चीज को। जहांगीर के शासनकाल में 1608 में कैप्टन हॉकिंस और 1615 में टॉमस रो आया। ये लोग कौन थे? तो ये लोग थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत, जो कि व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। जहांगीर की माता हरकाबाई राजपूत स्त्री थी। देखो जो अकबर था उसने हरकाबाई से विवाह किया था ना, और हरकाबाई से ही सलीम अर्थात जहांगीर का जन्म हुआ था। शाहजहां की माता जोधपुर के मोटा राजा की बेटी जगत गोसाई थी। देखो जो खुर्रम है ना, जिसने अहमदनगर पर सफलता प्राप्त की थी, उसी का वो जो है आगे चल करके शाहजहां के नाम से बादशाह बनता है। जब शाहजहां मतलब कि खुर्रम जब अहमदनगर पर सफलता प्राप्त करता है, तब जहांगीर ने उसको शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। तो जो शाहजहां है इसकी माता जोधपुर के मोटा राजा की बेटी जगत गोसाई थी। तो मुगल बादशाहों में 2 बादशाहों का नाम याद रखेंगे, एक तो जहांगीर, दूसरा शाहजहां। इन दोनों की माताएं राजपूत स्त्री थी, ध्यान रखना। शाहजहां ने नूरजहां के भाई आसफ जहां नहीं है, आसफ खां है, माफी चाहूंगा, ये आसफ खां है। तो जो शाहजहां था उसने नूरजहां के भाई आसफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह किया। शाहजहां ने इसे मुमताज महल की उपाधि दी, और इसी अर्जुमंद बानो बेगम अर्थात मुमताज महल की स्मृति में आगरा में प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखना इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो मुमताज महल है वो नूरजहां के भाई आसफ खां की बेटी थी। शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। यह भी काफी बार पूछा गया है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने आगरा में स्थित गिरजाघर को तुड़वा दिया था। अकबर ने आगरा और लाहौर में ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी, लेकिन शाहजहां के समय ईसाइयों के साथ थोड़ी सी खटपट हो जाती है, जिस कारण से शाहजहां ने आगरा के गिरजाघर को तुड़वा दिया था। शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद को बनाई, जिसकी नींव उसने स्वयं रखी थी। ये जो शाहजहानाबाद है ना, ये दिल्ली में स्थापित किया गया था, और आगरा से 1648 में शाहजहानाबाद में राजधानी स्थानांतरित किया गया। शाहजहां ने, माफी चाहूंगा, ये जो है शाहजहानी हो गया है ना, ये शाहजहां ने
शाहजहां ने आना सिक्के का प्रचलन शुरू किया। आना, एक आना, दो आना, चार आना बोला जाता है ना, तो आना सिक्के का प्रचलन किसने किया? शाहजहां ने। ये फिर से शाहजहां नहीं हो गया, माफी चाहूंगा। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। इसका वास्तुकार बेबादल खां था। देखो जो ताजमहल है उसका वास्तुकार कौन था? मयूर सिंहासन का वास्तुकार कौन था? अक्सर पूछा जाता है। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह सूजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। तो 4 बेटे थे इसके दारा शिकोह। ये सभी जो है ना मुमताज महल से उत्पन्न हुए थे। मुमताज महल और शाहजहां के बच्चे थे। तो जो दारा शिकोह है ये सबसे ज्यादा प्रिय था किसको? शाहजहां को। उसके बाद जो शाह सूजा है ये बंगाल का सूबेदार इसको बनाया गया था। औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया था और मुराद बख्श को गुजरात का सूबेदार बनाया गया था। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम दिनों में जब वह बीमार पड़ गया तब उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। ये बहुत तो बीमार पड़ जाता है, लगता है कि कभी भी निपट जाएगा। तो इससे जो है चारों भाई आपस में सत्ता के लिए लड़ने लगते हैं। तो इसमें कुछ युद्ध लड़े गए थे जो अक्सर पूछा जाता है। दारा शिकोह बहादुरपुर के युद्ध में शाहसू जी को पराजित कर दिया। माफी चाहूंगा, यहां बड़ा मिस्टेक हो गया। सासू जी नहीं है, ये शाह सूजा है। शाह सूजा, ये बड़ा कॉमेडी हो गया। शाह सूजा। तो जो दारा शिकोह है ये जो है आगरा में था, क्योंकि ये शाहजहां को बड़ा प्रिय था। तो शाहजहां इसको अपने से दूर नहीं रखता था, अपने ही आसपास रखता था। तो दारा शिकोह आगरा में होता है और यही एक तरह से सत्ता का दावेदार होता है, क्योंकि जो शाहजहां है वो भी एक तरह से हामी भर लेता है कि हाँ तुम ही मेरे उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन बाकी जो तीनों भाई हैं वो लोग भी जो है सत्ता प्राप्त करना चाह रहे होते हैं। तो जो बंगाल का सूबेदार होता है शाह सूजा, वो जो है दारा शिकोह पर आक्रमण कर देता है। लेकिन बहादुरपुर के युद्ध में दारा शिकोह ने शाह सूजा को पराजित कर दिया। सासू जी को। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित कर दिया। अब क्या होता है, शाह सूजा उसने दारा शिकोह पर आक्रमण किया लेकिन शाह सूजा को हार का सामना करना पड़ा, वो वापस बंगाल भाग जाता है। इसके बाद जो औरंगजेब और मुराद बख्श ये लोग जो हैं दोनों संयुक्त रूप से दारा शिकोह के ऊपर आक्रमण करते हैं। धर्मत के स्थान पर, धर्मत नामक स्थान पर युद्ध होता है जिसको धर्मत का युद्ध बोला जाता है। तो धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित कर दिया। तो दारा शिकोह पराजित हो गया। इसके बाद सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने पुनः दारा शिकोह को पराजित कर दिया। इसके बाद क्या होता है, जब सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह पराजित हो जाता है ना, तो औरंगजेब जो है आगरे के किले पर अधिकार कर लेता है। और उस समय जो शाहजहां है वो आगरे के किले में ही होता है। उस समय राजधानी शाहजहानाबाद थी लेकिन वो आगरे के किले में था। और वहीं पर औरंगजेब क्या करता है, अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है और शाहजहां को आगरे के किले में नजरबंद करवा देता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। इसके बाद देखिएगा देवराई के युद्ध। देवराई के युद्ध में औरंगजेब ने अंतिम रूप से दारा शिकोह को पराजित कर दिया और बाद में उसकी हत्या करवा दी। तो देवराई के युद्ध में दारा शिकोह अंतिम रूप से हारा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में देवराई के युद्ध में हारने के बाद वो भाग जाता है, बाद में उसको गिरफ्तार किया जाता है और फिर औरंगजेब के कहने पर उसको मरवा दिया जाता है। इसके अलावा औरंगजेब ने मुराद बख्श की भी हत्या कर दी थी। सामूगढ़ के युद्ध के बाद मुराद बख्श को भी वो मार देता है। इस तरह औरंगजेब ने अपने भाइयों की हत्या कर खुद बादशाह बन गया, अपने पिता को नजरबंद कर दिया, 2 भाइयों को मार दिया। जो शाह सूजा है वो बंगाल में ही इधर उधर भटकते हुए मर जाता है। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद करवा दिया। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई, उसे आगरा के ताजमहल में दफनाया गया। औरंगजेब ने औरंगाबाद नामक नगर की स्थापना की। दक्षिण में, महाराष्ट्र में है औरंगाबाद। औरंगजेब ने राजपूतों के साथ दुर्व्यवहार किया, बनी बनाई रिश्तों को खराब किया। फिर भी औरंगजेब के समय सर्वाधिक राजपूत मनसबदार थे। अच्छे खासे राजपूतों के साथ संबंध अकबर के समय में स्थापित हुए थे, लेकिन इसने सारा कुछ खराब कर दिया। लेकिन इसी के समय में ना सबसे ज्यादा मनसबदार राजपूत थे। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, अकबर टिक करते हैं। अकबर के समय में भी बहुत सारे राजपूत मनसबदार थे, लेकिन औरंगजेब के समय इनकी संख्या सर्वाधिक थी। औरंगजेब ने पुनः 1679 में जजिया कर लगा दिया। देखो, अकबर ने 115 साल पहले मतलब कि 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन जो औरंगजेब है वो पुनः 115 वर्ष पश्चात 1679 में जजिया कर लगा देता है। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन और नवरोज को समाप्त कर दिया। झरोखा दर्शन जिसकी शुरुआत अकबर ने की
थी। अकबर जो है एक बड़े खिड़की में, अपने महल में एक बड़ा सा उसने झरोका बनवाया था खिड़की, वहां आकर के जनता को दर्शन देता था। ये चीज जो है औरंगजेब को ठीक नहीं लगा, उसने इसको समाप्त करवा दिया। इसके अलावा नवरोज जो कि पारसियों का नव वर्ष था ना, उसको भी इसने समाप्त कर दिया। औरंगजेब का साम्राज्य मुगलों में सर्वाधिक विस्तृत था। इसके काल में 22 सूबे थे। इसके समय में जो पूरा जो भारत है वो 22 सूबों में बटा हुआ था, और अकबर के समय में 15 सूबे हुआ करते थे, क्योंकि अकबर के समय में जो दक्षिण का क्षेत्र है उसको जीता नहीं गया था। अकबर द्वारा शुरू किए गए झरोका दर्शन और नवरोज को समाप्त किया, बता दिया था मैंने इसको। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर का विलय मुगल साम्राज्य में किया। इसने जो है बीजापुर को जीता कब? 1586 में। और 1686, माफी चाहूंगा, 1686। 1687 में गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब के समय मारवाड़ के राजपूत शासक अजीत सिंह ने विद्रोह कर दिया। देखो जो मारवाड़ है ना, इसके साथ मुगलों का अच्छा संबंध था, और मारवाड़ के जो शासक थे महाराजा जसवंत सिंह हैं, ये तो भाई औरंगजेब के अच्छे खासे मित्र थे, काफी सपोर्ट करते थे औरंगजेब को। लेकिन जैसे ही महाराजा जसवंत सिंह की डेथ हो जाती है, औरंगजेब सोचता है कि भाई मारवाड़ को हड़प लिया जाए, और इसी उद्देश्य से वो जो है उसको हड़पने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर जो है राजपूत विद्रोह कर देते हैं। तो इससे जो है राजपूत और मुगलों के मध्य संबंध खराब होना शुरू हो जाता है। औरंगजेब की नीतियों से परेशान होकर जाट विद्रोह हुआ। जाटों ने भी इसके समय विद्रोह किया। औरत की जीवनी, माफी चाहूंगा, ये औरत की जीवनी नहीं है, औरंगजेब ने सिख गुरु तेंग बहादुर सिंह की हत्या करवा दी, जिस कारण सिखों ने विद्रोह कर दिया। देखो औरंगजेब जो है सिखों को भी परेशान किया, इसने गुरु तेंग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी। इससे पहले जो जहांगीर था उसने किसकी हत्या की थी? गुरु अर्जुन देव जी की। ध्यान रखना इन सब चीजों को। दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह के साथ भी औरंगजेब का संघर्ष हुआ। यहाँ पर नहीं आना था। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के साथ भी औरंगजेब का संघर्ष हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों को औरंगजेब ने मरवा दिया था। औरंगजेब और शिवाजी के मध्य भी संघर्ष हुआ था। 1664 में राजा जयसिंह को औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध भेजा था, और 1664 में राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई, और जो शिवाजी महाराज है वो औरंगजेब से मिलने आगरा भी जाते हैं, जहां पर औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को नजरबंद करवा दिया था। बाद में वो वहां से सुरक्षित निकल गए थे। औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने विद्रोह कर दिया और दक्कन में जाकर छत्रपति संभाजी से शरण प्राप्त किया। औरंगजेब ने इससे क्रोधित होकर संभाजी महाराज की हत्या करवा दी और मराठों की राजधानी रायगढ़ पर हत्या अधिकार कर लिया। तो ध्यान रखना, अकबर द्वितीय, अकबर वो बादशाह था। ये जो औरंगजेब है इसके बेटे का नाम भी अकबर था, जिसको अकबर द्वितीय इसको नहीं बोलेंगे, शहजादा अकबर। तो अकबर द्वितीय यहाँ पर मैंने लिखा है, अकबर द्वितीय नहीं होगा ये, क्योंकि भाई ये बादशाह नहीं बना था, तो अकबर द्वितीय नहीं। तो जो औरंगजेब का बेटा था अकबर, ये जो है विद्रोह कर देता है, दक्कन में चला जाता है। संभाजी महाराज इसको अपना समर्थन देते हैं, अपने यहाँ शरण देते हैं, और इसी से जो है औरंगजेब और संभाजी महाराज के बीच लंबा संघर्ष चलता है, और लगभग 1689 में औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या करवा दी। औरंगजेब जीवन भर मराठों के दमन में लगा रहा, किंतु वह पूर्णतः असफल रहा। ध्यान रखेंगे, पूर्णतः असफल रहा, सफल नहीं हुआ था। मराठों के विरुद्ध औरंगजेब को बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली थी। ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि वह जो है मराठों को पूरी तरह से हरा ही नहीं सका था। 1707 में दक्षिण में ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम हुआ। औरंगजेब के बाद ना जितने भी बादशाह हुए सब के सब अयोग्य साबित हुए। औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर कहा जाता था, क्योंकि इसको शासन प्रशासन का कोई खबर होता ही नहीं था, इसीलिए शाह ए बेखबर कहा गया। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा गया, जो कि बहादुर शाह प्रथम के बाद मुगल बादशाह बना 1712 से 1713 के बीच 1 वर्ष के लिए। फर्रुख सियर को घृणित कायर कहा गया। फर्रुख सियर जो कि जहांदर शाह के बाद शासक हुआ,
1713 से 1719 तक। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा गया। मोहम्मद शाह रंगीला, ये बड़ा रंगीन मिजाज था, इसीलिए इसकी उपाधि क्या थी, रंगीला। फर्रुखसियर के समय 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 3000 रुपये वार्षिक के बदले कर मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया। होता यह है कि फर्रुखसियर के दरबार में ना एक ब्रिटिश दूत मंडल आता है और ये लोग जो है सुविधाएं मांगते हैं। तो फर्रुखसियर जो है इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 3000 रुपये वार्षिक के बदले कर मुक्त व्यापार का अधिकार दे देता है। मतलब कि 3000 रुपये दो और बिना कोई कर दिए, टैक्स मतलब कि कर मुक्त व्यापार करो, जितना चाहे व्यापार करो, बस 3000 रुपये साल में दे दो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए। इसके अलावा ना जो सूरत है, गुजरात का सूरत, वहाँ के लिए 10,000 रुपये, 10,000 रुपये दो साल में और जितना चाहे उतना व्यापार करो। तो इससे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी फायदा हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला के साथ कॉलोनी, ये क्या लिखा गया है, माफ़ी चाहूँगा, मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण, जो कि ईरान का शासक था। शाह आलम के शासनकाल में 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय हुई। देखो, अहमद शाह अब्दाली 1761 में आक्रमण करता है भारत पर और इसका सामना किससे होता है, मराठों से होता है और इसमें मराठों की हार होती है। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस समय मुगल बादशाह कौन था भाई, शाह आलम, और शाह आलम जो है अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता है। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर था, जिसने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जिस कारण उसे देश निकाला की सजा दी गई। रंगून के जेल में उसको रखा गया, बाद में वहीं उसकी डेथ हो गई। तो बहादुर शाह जफर ये जो है अंतिम मुगल बादशाह था। बहादुर शाह प्रथम वो औरंगजेब के बाद शासक हुआ था, और जो बहादुर शाह द्वितीय है, बहादुर शाह द्वितीय अथवा इसको बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है जफर नाम से कविताएं शायरी लिखा करता था। तो ये बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में इसने भाग लिया था। मुगल इतिहास में सैयद बंधु नृप निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। सैयद बंधु जिन्होंने ना मुगल बादशाहों को बनाया था, जैसे कि फर्रुखसियर को मुगल गद्दी पर बैठाया, इसके बाद रफ़ीउद दर्जात, रफ़ीउद दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, इन सबको बादशाह बनाया था सैयद बंधुओं ने। ये दो भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, इन्होंने किन किन मुगल बादशाहों को गद्दी पर बैठाया था, तो फर्रुखसियर, रफ़ीउद दौला, रफ़ीउद दर्जात और मोहम्मद शाह रंगीला। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मैंने अधिकतर उन चीज़ों को इस वीडियो में सम्मिलित किया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।